अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में गुज़श्ता 40 साल के महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और जो इस वक्त महंगाई की शरह है वो 9.1% है। महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। जो तनख्वाहदार तबका है वो आए दिन हुकूमत से ये मुतालबा करता नज़र आता है कि उनकी तनख्वाहों में इस तनासुब से इजाफ़ा कर दिया जाए जिस तनासुब से महंगाई बढ़ी है। साथ ही साथ एक हड़तालों का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब जो शरह सूद है उसमें इजाफ़ा, फिर बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, एनर्जी बिल्स ज़्यादा हो चुके हैं और पूरी दुनिया में जो इस वक्त एक के साथ बाज़ारी का आलम है और बिलखुसूस कोविड-19 के दौरानिया में और उसके बाद से लेके अब तक कोविड-19 की जो वबा है उसके असरात अभी तक छटे नहीं हैं। बहरहाल ये अब उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि साल 2024 ऐसा होगा कि कोविड-19 के असरात में किसी हद तक कमी आएगी। इसी तरह बरतानिया भी मुतासिर है और बरतानिया में रहने वाले लोग भी मुतासिर हैं। बिजली की कीमतें जब से बढ़ी हैं तो लोग मज़ीद परेशान हुए हैं। इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा अखराजात हैं, फिर एक सप्लाई चेन का भी ख़ासा मसला रहा। रशिया यूक्रेन वार ने भी अपने असरात पूरी तरह डाले हैं और बरतानिया उससे मुतासिर हुआ है। इन सारे हालात में अब जो सूरत हाल है उसमें लोग नफसियाती तौर पर तनाव और दबाव का शिकार हो रहे हैं। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आ रही हैं, महंगाई के बायस लोगों के अखराजात इतने बढ़ चुके हैं और लोग इतने परेशान हैं कि अब उन्होंने जो वो अपनी हॉलीडेज़ पे जाया करते थे, कोई मंथली जाता था, कोई वीकली हॉलीडे मनाता था, कोई क्वार्टरली, कोई सेमी एनअली, कोई एनअली, उसमें जो काफ़ी हद तक तादाद में कमी आ चुकी है और लोगों ने अब छुट्टियों पे जाना भी छोड़ दिया है, छुट्टियां मनाना भी छोड़ दिया है। और बड़ी हद तक तो लोग ऐसे हैं जो बिलखुसूस फ्रंट लाइन जॉब कर रहे होते हैं या स्ट्रीट जॉब्स कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश ये है कि वो अब एक के बजाय कोई और नौकरी भी करे ताकि हालात कुछ बेहतर हो सकें, गुजारा आसानी से हो सके। इस सारे सिलसिले में जो बरतानवी हुकूमत है उनकी मुआशी पॉलिसियाँ क्या हैं और उनकी मुआशी पॉलिसियाँ इतनी टाइटनिंग के बावजूद अगर आप पैरिटी जो है डॉलर पाउंड की तो उसमें देखें तो तकरीबन 0.6% तनज़्ज़ुली हुई है पाउंड की। तो इस सब के बावजूद इतनी जो आपकी फ़िस्कल पॉलिसीज़ हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, उनको आपने इतना टाइट कर दिया, पाउंड डीवैल्यू हो रहा है, आपकी शरह सूद जो है उसमें इजाफ़ा कर दिया गया है, दीगर जो मामलात हैं टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, बिजली महंगी कर दी गई है। लेकिन इस सब के बावजूद इसके असरात मईशत पर क्यों नज़र नहीं आ रहे? और फिर अवाम में तो इन मसाइल की झलक नज़र आती है कि ये सब कुछ करने से अवाम के मसाइल बढ़ गए हैं, लेकिन मईशत की बेहतरी के जो अशारिये हैं वो क्या हैं? मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स क्यों बेहतर नहीं हो रहे हैं? इन्हीं सारे मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब हैं, मेंबर हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के। बहुत शुक्रिया लॉर्ड कुर्बान साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। मुश्ताक लाशारी साहब हैं, साबिक काउंसलर हैं लेबर पार्टी के और रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया लाशारी साहब आपका। काउंसलर कैसर चौधरी साहब साबिक मेयर चेशम हैं, आपका बहुत शुक्रिया कैसर साहब। और हाजी मोहम्मद मुनीर साहब वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ ग्लोबल कम्युनिटी हैं। हाजी साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। लॉर्ड कुर्बान साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। ये मैंने अहाता किया है अपने इब्तदाइये में जो हालात हैं बरतानिया के अंदर, लेकिन बुनियादी सवाल यही है इतनी टाइट फ़िस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बावजूद मुआशी इशारियों में बेहतरी क्यों नज़र नहीं आ रही? देखिए, आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, एक चीज़ शायद आपने उसका उस ज़ोर से जिक्र नहीं किया जिसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है हमारी इस माशी बदहाली का, वो है ब्रेग्जिट। हमारा यूरोपियन यूनियन से जो निकलना है, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और मेरा ताल्लुक चूँकि लिबरल डेमोक्रेट पार्टी से है और हमारी पार्टी बात पार्टी थी जो ब्रेग्जिट के खिलाफ थी। बिल्कुल हम नहीं चाहते थे कि हम यूरोपियन यूनियन से निकलें, क्योंकि हमारे पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जितने मुआशी वो हैं एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, वो सब ये बता रहे थे। अब तो नहीं पता था कि यहाँ कोरोना भी आएगा, यहाँ जो वॉर है यूक्रेन में वो भी आएगी, लेकिन इनके ना होने के बगैर भी हमारे जो एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि ये इकोनॉमिकली हमारे मुल्क के लिए डिजास्टर होगा, हमें यूरोपियन यूनियन छोड़नी चाहिए।
लेकिन वो हो गया जो हो गया। अब यह है कि उसका भी बहुत बुरा असर पड़ा, और फिर जैसा कि आपने भी कहा है कि इसमें कोरोना वायरस आ गया, और उसमें फिर जो जंग है वो भी आ गई। तो इन सब चीज़ों के जो असरात हैं वो मुआशरत पर बहुत बुरे तरीके से पड़े हैं। और फिर यह है कि ऊपर से हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हमारे हम चेहरे बदल रहे हैं। एक ही पार्टी के अंदर कभी एक वज़ीर आज़म आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी तीसरा आ रहा है। मिनिस्ट्रियाँ जो हैं वो हर तीसरे दिन जो है वो मिनिस्ट्रियाँ बदली जा रही हैं। अब चेहरे बदलने से तो मुआशरत सीधी नहीं होती है, उसके लिए तो आपको लॉन्ग टर्म प्लान जो हैं वो होने चाहिए। और ये कंजर्वेटिव पार्टी जो है, अब चूंकि दे सीम टू हैव रन आउट ऑफ आइडियाज कि अब क्या करना चाहिए। इतना अर्सा इनका इक़्तिदार में रहने के बाद इनके पास कोई खास पॉलिसी तो आप सामने रह नहीं गई है। और अब सच्ची बात तो यह है कि दूसरी पार्टियों के पास भी अगर कहा जाए कोई पहले क्लियर कट अगर उन्होंने कोई सामने पॉलिसी लाई है कि इस पर अमल किया जाए तो हम इस माशी बहरान से निकल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मे भी वो दूसरी पार्टी कार्ड जो आपने वो रखने नहीं चाहते हैं पब्लिक के, ताकि यानी अगर ये फेल हो जाएं, हम अगर पावर में आते हैं तो फिर हम अपनी पॉलिसी जो है उसके मुताबिक करेंगे। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे जो लो अर्निंग फैमिलीज हैं उनका किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक हो, सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ रही है तो लो अर्निंग फैमिलीज पर पड़ रही है। और बिलखसूस इसमें हमारे जो कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तानी हेरिटेज वाले हैं, या जिनकी यूजुअली जो प्रैक्टिस होती है कि घर में एक ही आदमी काम करता है, और उस एक आदमी के वन अर्नर फैमिली जो हैं उन पे तो बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और इसके अलावा भी और हैं बिलफर जो स्टूडेंट्स बाहर से बेचारे आए हुए हैं, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। बिलखसूस मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान से जितने स्टूडेंट आए हैं, आपकी करेंसी की डिवैल्यू होने की वजह से उन बेचारों का तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ मैं जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि स्टूडेंट जो आते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं यहाँ आकर के पढ़ने के लिए तो ज़रूर आएँ। वरना ये है कि आप अगर ये कहें कि हम 20 घंटे काम करके यहाँ अपने आप को अफोर्ड करेंगे या यहाँ तालीम हासिल कर सकेंगे, मैंने बहुत सारे तलबा उनको मुश्किलात में घिरे हुए देखा है। तो बहरहाल यानी आपके पास चैनल अपने पैनल पे और लोग भी हैं। जी बिल्कुल जी, मैं लाड साहब मैं उन्हीं की तरफ आता हूँ जो आप बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इन हालात में बरतानिया में कैसे सर्वाइव कर रही है, आगे चलकर प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। मुश्ताक लाशारी साहब, सवाल ये है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी जो मुआशी इशारियाँ हैं उनमें उस तनासुब से बेहतरी नहीं आ रही जितनी सख्ती की गई है, वजह क्या है? देखिए जी, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि सरमायादाराना निज़ाम में जहाँ पे आम आदमी जो है वो पिसता है, इन हालात में वहीं पे जो टॉप के रिचेस्ट लोग हैं वो बेनिफिशरी होते हैं। क्योंकि आप अगर देखें कि पिछले 5 साल में 10 साल से जब से ये कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत आई है, तो जो टॉप के 5% या 6% है उनकी वेल्थ बड़ी है। आप अगर सिर्फ ऑयल कंपनीज को ही देख लें, जबकि यहाँ पे एनर्जी की प्राइसेस जो है वो 70%, 50%, 60% बढ़ी है, और आम आदमी उससे इफेक्ट हुआ है। तो जो ऑयल कंपनी है उनका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल की निस्बत डबल हो गया है, क्योंकि वो इसको प्रॉफिटियरिंग के तौर पे यूज करते हैं लोग। तो ये जो सरमायादाराना निज़ाम है उसमें एक फ्लॉ है कि हर 10 साल बाद, हर 20 साल बाद, आप पिछले पूरे 100 साल का देख लें, 1980 का क्रैश देख लें, उससे पहले 1960 का क्रैश देख लें, उससे पहले आप 2008 का क्रैश देख लें। कि हर 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद एक रिसेशन का अमल क्रिएट किया जाता है ताकि उससे ये प्राइसेस को और जो ट्रेड यूनियन की और वर्कर की डिमांड है उसको कंट्रोल किया जाए। इस दफा वो फैक्टर जो है एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। इंटरनल फैक्टर की तरफ तो आपने इशारा किया कि जो प्राइसेस है वो बढ़ी हैं, कोविड था, उसके बाद दूसरे इशारे थे जो इंटरनली हुए, क्योंकि कोविड जो था वो हर मुल्क का अपना एक इशू था। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल है वो यूक्रेन की वार है। इसके अलावा पूरी मिडल ईस्ट में और पूरे एशिया में इश्यूज चल रहे हैं, मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स हैं, और जो वो चल रहे हैं उसका नतीजा ये होता है कि हम एक, अब ये नहीं हो सकता कि कोई भी मुल्क अपने आप को आइसोलेट कर ले इस तरह के हालात से। तो हम बरतानिया भी एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। अगर कोई चीज पाकिस्तान में होगी तो उसका इफेक्ट जो है वो बरतानिया में जरूर पड़ेगा। अगर कोई चीज अफगानिस्तान में होगी तो इफेक्ट जो है अमेरिका में जरूर पड़ेगा।
तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वार के और मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसपोर्टेशन की प्राइसेस बढ़ी हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं और शॉर्टेज भी है, इसको वो हल तो कर लेंगे लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। फिर ये होता है कि जो आपका प्रोडक्शन है आपकी वीट की, आपकी वेजिटेबल की, इस तरह की उसकी यूक्रेन वाज द बिगेस्ट सप्लायर और रशिया वाज द सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों की जंग ने उससे इफेक्ट किया है आपकी ट्रांसपोर्टेशन को और आपकी एनर्जी को। जब आपकी एनर्जी इफेक्ट होती है फिर हर चीज की प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सब्सिडी का कोई तरीका नहीं है। कोविड के दौरान उन्होंने सब्सिडाइज किया लेकिन अब कोई सब्सिडी नहीं है। और ये जो सरमायादाराना निज़ाम है उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से खरीद की सहूलत के लिए यहाँ पे दी जाती थी फैसिलिटीज वो सारी इन्होंने विथड्रॉ कर ली और जब वो विथड्रॉ करते हैं तो आम आदमी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। अब आपने देखा कि फिजिकल जो इनकी टाइटनेस थी वो इन्होंने उसमें बहुत बुरी तरह फेल हुए कि पिछले 5 साल में इनके 4 वजीर आजम बदले और जब आपकी हुकूमतें बदली। ये जरा हम इस पे आएंगे लाशारी साहब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लॉर्ड कुर्बान साहब ने भी बात की है कि आप एक ही हुकूमत है और वो चेहरे बदल रही है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत का तो अपना जो घर है वो पिछले कई सालों से सीधा नहीं था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसर चौधरी साहब, अब इतने हालात गंभीर हो चुके हैं कि लोगों ने छुट्टियां मनाना ही छोड़ दी हैं और इससे पहले भी हम इस प्रोग्राम में कुछ और लोगों से भी डिस्कशन करते थे। बिलखुसूस जो माहिर नफ्सियात हैं वो ये कहते थे कि महंगाई ने तो लोगों की नफ्सियात को मुतासर कर दिया है। आप समझते हैं सरकार आपकी सही परफॉर्म कर रही है और ये सेंटिमेंट लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़? नहीं, देखें, ये कहना कि वो सही परफॉर्म कर रहे हैं मैं नहीं कहूँगा। देखें, एक ग्लोबल चैलेंज है, जैसे लॉर्ड साहब मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने कहा है। एक तो ब्रेक्सिट था, बिल्कुल उसकी वजह से, चूँकि मैं खुद रमेन में था, मैं इस हक में नहीं था कि यूरोप से निकला जाए। एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी आलमी मंडी है वो, तो उससे बहुत इस चीज़ पे असर पड़ा है। उसके अलावा कवर फिर और यूक्रेन वार, बहुत सी चीज़ें जो वो मिल के एक वो जो महंगाई का जिन है उसको काबू करना जो है वो बड़ा मुश्किल हुआ है। चैलेंज है बिल्कुल, हमारे लिए भी है। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी वो हुकूमत आएगी, कोई भी पार्टी आएगी, उसके लिए मुश्किल होगा डिलीवर करना। इस तरह से हालात एकदम से तो ठीक नहीं हो सकते। किसी के पास भी कोई ऐसी मैजिक तो है नहीं कि वो आके फौरन से उसको ठीक कर देगा। बिल्कुल हम भी उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज है, बड़ा मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। जैसा कि जो पीएम ने जो है वो 5 प्लेजेस किए थे, एक तो इन्फ्लेशन को कम करना है, जॉब क्रिएट करनी है और जो कि वेल पेड हो ताकि लोग जो है वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, जो अपनी मामूलात हैं। फिर दूसरा जो क्राइसिस है एनर्जी के, उसकी वजह से, फ्यूल की वजह से, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल जो बड़े, ट्रांसपोर्टेशन में असर पड़ा। एक तो यह है कि लैक ऑफ वर्कर था, लोग कोरोना के बाद जो है वो बहुत से कुछ रिटायर हो गए, कुछ जॉब से चले गए। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट पे भी इस चीज़ का असर पड़ा, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं। फिर अभी मैं रिसेंटली यूरोप गया था टूर पे, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि इसी तरह के हालात है। अफरा तफरी का आलम है, फ्रांस है, बेल्जियम है, बाकी सब जगहों पे भी जो है वो प्राइसेस जो हैं वो आप बिलीव करें किस तरह से बढ़ी हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं। यूरो में आप वहाँ पे शॉपिंग करें तो वो पाउंड से भी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो लेकिन यह है कि कोशिश की जा रही है भी, जैसे कि एनर्जी की थोड़ी सी प्राइसेस कम हुई हैं और जॉब भी हम कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने की। हमने पैकेजेस भी अनाउंस किए जो कि लो इनकम फैमिलीज थी उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए। तो मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है चेहरे चेंज हुए हैं, वो कोशिश की है हमने कि हो सकता है कुछ चेंज करने से कुछ बेहतरी आ सके। बोरिस जॉनसन साहब पे वो एलिगेशन भी था, कुछ और भी इशू थे जिसकी वजह से उनको चेंज किया गया। फिर लिस्ट रेस आई, वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकी जिसकी वजह से फिर चेंज कर। और आई थिंक ऋषि इज वन ऑफ द एक्सपर्ट फाइनेंस में, वो इज वेरी गुड और हमारी उम्मीदें उसी से हैं कि वो
कुछ इसमें बेहतरी लाएगा, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए, एकदम से तो कुछ हो नहीं सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने अरसे से कैसर साहब आपकी जमात इक़्तिदार में है? नहीं, इक़्तिदार में तो हम ऑलमोस्ट 12-15 ईयर्स से हैं जी, लेकिन यह है कि पहले मतलब देखें कितना टाइम चाहिए? अब सवाल तो ये ना, देखें ब्रेक्जिट का एडवेंचर भी तो आपने ही खेला ना। नहीं, हमने नहीं खेला। देखें, ये पाकिस्तान तो है नहीं, ये यूके है। यहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया था तो 52% जो लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने वोट किया था कि ब्रेक्सिट के लिए। तो यहाँ तो जो पब्लिक को अगर फर्ज करें कि वो मेजॉरिटी में डिसाइड करती है, जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये बाकी मेरे भाई बैठे हैं, इनको भी पता है कि 52% जो है वो यस के लिए। नहीं, वो तो देखिए कि पिछले 10, 12, 15 सालों से पाकिस्तान में भी मेजॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। ये अलग बात है कि जो साइड म्यूज़िक है वो इलेक्शन के बाद बचता रहता है, लेकिन अगर आप बात करें, अब आप मुस्कुरा भी रहे हैं, तो 2.25 करोड़ वोट जो थे वो इस वक्त पीडीएम का जो इत्तेहाद हुकूमत बनाए बैठा है उनके थे, और 1 करोड़ 80 लाख जो हैं वो पीटीआई के थे। सो कहने का मकसद ये है, गुजारिश ये है कि मेजॉरिटी को तो यहाँ भी एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि मेजॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता जी। तो वो रेफरेंडम की वजह से फिर उसको डिलीवर किया गया, जो कि आसान नहीं था मेरे ख्याल में, बस हार्ड डिसीजन। क्योंकि वो मेरे ख्याल में मेरी पार्टी में भी ये था कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे इसको, लेकिन चूंकि पब्लिक ने जो है वो वोट किया उसके लिए, तो फिर वो डिलीवर करना पड़ा। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं हाजी मुनीर साहब की तरफ आता हूँ। हाजी साहब, ये सारी गुफ्तगू हमने की है, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनके क्या मसाइल हैं, और जो लोग पाकिस्तान से गए हैं, कोई स्टूडेंट वीज़े पे गया, कोई किसी और तरीके से गया और उनका मकसद ये था कि वहाँ भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, यहाँ भी पैसे भेजेंगे, वो किस हाल में हैं इस महंगाई के अफरीत में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो इंतहाई नाजुक सूरत है। स्पेशली इन्होंने जी ये जो इंटरेस्ट रेट जो है वो 9.5% से अब 5% तक ऊपर कर दिया है। इसका बैडली इम्पैक्ट हुआ है मिडिल क्लास तबके पर, और लोगों को बड़ी मुश्किल हो गई है मॉर्गेजेस अफोर्ड करना, और उनके घरों के जो बिल्स हैं वो अफोर्ड करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि वो जो लोग आए हुए हैं जो स्टूडेंट वीज़े पर या यहाँ आते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, तो उसका जो सबसे बैड इम्पैक्ट ये है कि वो 20 घंटों में वो लोग करते हैं, क्योंकि किराए भी अभी बढ़ रहे हैं। मसलन जिन लोगों की मॉर्गेजें ऊपर गई हैं, इन्वेस्टर हैं, बाय टू लेट वाले, उनके जो है वो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट की वजह से मॉर्गेजों पे इफेक्ट पड़ेगा, वो किराए ऊपर जाएंगे, उनको और ज़्यादा तकलीफ होगी। वो लोग वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले ये होता था कि बहुत से स्टूडेंट आते थे, वो साल में 20 घंटे जो है वो लीगल तरीके से काम करते, कुछ ऐसे भी कर लेते थे तो उनका गुजारा चल जाता था। आजकल जो है वो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से कि वो जो है वो उन्होंने लीगली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो है वो इस बात पे किया है कि 15-20 हज़ार पाउंड जुर्माना है अगर कोई बंदा इलीगल बंदे को रखेगा, तो उस वजह से भी बहुत अफेक्ट हुआ है। दूसरा सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट है वो है ब्रेक्जिट का, कि वो लोगों के जाने से ये हुआ है कि हमारे जो तजारत था, डेली बेस पे जो तजारत थी यूरोप के साथ, उसकी वजह से जो है वो और ज़्यादा महंगाई हुई है। और इसका मेन रीज़न ये है कि ये हम इराक वॉर से ले लें, मतलब 1989 से गल्फ के अंदर वॉर शुरू हुई थी और हम उसमें शामिल थे, ये ब्रिटेन वाले, और उसमें चूंकि पैसा खर्च होता है वहाँ पर, फ्री में तो वॉर में बंदा नहीं जाता, और ये जितनी इन्वेस्टमेंट है उसमें करते हैं कि भाई हमको कोई रिटर्न बैक मिलेगा। उसका बेनिफिट तो इराक से तो अमेरिका ने लिया है गालबन, जो जहाँ तक मेरी अपनी मतलब कि समझ है, वो हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो खाली उसमें पार्टनर थे। तो इसी तरह अभी यूक्रेन के अंदर जो वॉर हो रही है उसका भी बैडली इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, और ये पैसा जो है ये यहाँ से इन्हीं मुल्कों से जो है ना वो जाता है उस पर इन्वेस्ट करने के लिए, और उसका नुकसान हमको ये है कि आम पब्लिक जो है उस पर बैडली इफेक्ट पड़ा है। और चूंकि वेजेस जो है वो उसको किसी तरीके से जो है ना वो वहीं रखा गया है, उसको ऊपर नहीं किया गया। अगर मसलन अभी जो है ना मतलब है कि 10 पाउंड 50 और समथिंग जो है वो मतलब है पर आवर है बेसिक रेट, अब बड़ी मुश्किल से वो लोग उससे गुजारा कर पाते हैं, क्योंकि चीज़ें दुकान पर देख लें, मतलब है जो चीज़ 1 पाउंड की मिलती थी वो 160 तक चली गई अभी। तो ये चीज़ें जो हैं ये डेली बेस पर जो आम पब्लिक का आदमी है उस पर बैडली इम्पैक्ट हुआ है, और इसमें जो है
वो हम ये कहते हैं कि मसलन हमें नहीं नजर आ रहा कि ये गवर्नमेंट जो है ये किसी तरीके से, क्योंकि इनके जो जितने मिनिस्टर आते हैं वो इसी डिसीजन की वजह से जो है वो मतलब एक बुखलाहट का शिकार होके वो रिजाइन कर। बिल्कुल ठीक है, मैं हाजी साहब आपकी तरफ आऊँगा, हाजी साहब आपकी तरफ मजीद भी आऊँगा। लॉर्ड कुर्बान साहब, अब ये कमिंग ईयर इज़ इलेक्शन ईयर, तो क्या आखिरी साल में निचले तबके के लिए हुकूमत कुछ मराद का ऐलान करेगी? आप क्या समझते हैं? और ज़ाहिर है हुकूमतें आखिरी साल तो ज़रा बड़ा अवामी किस्म का मराद देती हैं, बजट देती हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि कम्युनिस्ट पार्टी ये समझती है कि वो आखिरी साल का जो वो अवामी बजट हो और उसमें लोगों को सहूलतें दी जाएं। लेकिन अवाम भी ये समझती है और दीगर पार्टियां भी ये जानती हैं कि कोई भी देर पा जो है वो सहूलत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हालात बैनुल अक़वामी जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जंग जो है वो उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इसके अलावा जो कोरोना की वजह से जो मामलात आए हैं वो भी कंट्रोल पा नहीं हो रहे हैं। तो अगर इन्होंने कोई टेम्परेरी किस्म के गिमिक्स अगर लोगों को दिए भी, तो मैं नहीं समझता कि देर पा कुछ चीज़ ये पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। ख्याल में पब्लिक है वो अब कंजर्वेटिव पार्टी से तकरीबन, क्योंकि वैसे भी 12-15 साल बड़ा लंबा अरसा होता है किसी भी पार्टी के लिए इक़्तिदार में रहना, और फिर यह है कि वो आइडियाज़ भी उसके पास नहीं होते हैं। और मेरा ख्याल है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो कोई ख़ास चीज़ ऑफर नहीं कर पाएगी, और इलेक्शन होने के फ़ौरन इलेक्शन जो है वो इस अगले साल के अंदर जो कि होने हैं, तो इलेक्शन के बाद देखते हैं कि कौन पावर में वो पब्लिक के लिए क्या सहूलतें मुहैया करता है। सही। अच्छा, मुश्ताक लाशारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो स्पेल है कंजर्वेटिव का, इसमें इक़्तिदार की जो तिबी उम्र है कंजर्वेटिव के लिए वो पूरी हो चुकी है और अब किसी और का आना एक नेचुरल फिनोमेना होगा? देखिए जी, दो चीजें मैं कमेंट कर दूं। तो पहले तो ये बात है कि जो ओवरसीज के लोग हैं उनका यहाँ क्या हाल है। मैं आपको बताऊं कि जो पहले पाकिस्तान से स्टूडेंट यहाँ आते थे वो 10 से 15 लाख रुपए दे के अपने साल का गुजारा कर लेते, अब वही रकम उनको 45 से 50 लाख देना पड़ रही है, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट हैज चेंज। और फिर उन्हीं को पाकिस्तान से मंगवा के यहाँ गुजारा करना पड़ता है, विच हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो पहली बात तो ये है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं समझता हूँ तभी उम्र जो है किसी भी डेमोक्रेसी में, और आप देखें अगर अमेरिका में और बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म रखी हुई नहीं है। इसलिए वो ममालिक जहाँ पे इस तरह का सिस्टम है जैसे बरतानिया या यूरोप में है, वहाँ पे जो कुछ होती हैं पार्टीज वो ज्यादा अरसा इसलिए कायम रखती हैं कि जो निज़ाम है वो उनको सपोर्ट कर रहा होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि तबई तो उनकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। जैसे आपने कहा कि 15 साल हैं तो अगले साल 16 साल हो जाएंगे, और लॉन्गेस्ट अगर कभी कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत आई है तो वो 3 टर्म आई है। इसी तरह लेबर पार्टी की हुकूमत 60s में हैरोल्ड विल्सन की सूरत में 3 टर्म जीती थी, टोनी ब्लेयर भी 3 टर्म जीता था। लेकिन ये डेमोक्रेसी के अंदर जो लॉन्ग कोई भी पार्टी अगर हुकूमत में रहती है तो उनके पास विजन खत्म हो जाती है, वो अपने मैनिफेस्टो जो है उस पर कायम नहीं रहते, क्योंकि वो कंप्लेसेंट हो जाती है और वो समझते हैं कि अब तो हमारी हुकूमत रहेगी। इसलिए चेंज तो है, लेकिन उसके बावजूद जो डेमोक्रेसी है उसमें पब्लिक ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है वो तो चेंज के लिए तैयार है, लेकिन क्या मेरी पार्टी लेबर पार्टी ऐसा प्रोग्राम उनको दे सकेगी? क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मैनिफेस्टो आता है, जेरेमी कॉर्बिन का जो मैनिफेस्टो था वो बहुत पॉपुलर था, और हमने देखा कि 2017 में कंजर्वेटिव पार्टी ट्रेसा में और जेरेमी कॉर्बिन, जिनका डिफरेंस शुरू में 24% था, वो तकरीबन नेक टू नेक थे। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, लंबी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे मैनिफेस्टो में और ट्रेड यूनियन का क्या रोल है। और ये जो पिछला 1 साल गुजरा है, आप देखें कि तमाम ट्रेड यूनियन जो है वो स्ट्राइक में। टीचर पिछले हफ्ते 2 दिन स्ट्राइक की है उन्होंने, एक बुध वाले दिन और एक जुमे वाले दिन। तो जब आप इन्फ्लेशन होती है और इन्फ्लेशन के मुताबिक और बाकी मसाइल के मुताबिक आप तनख्वाहें नहीं बढ़ाते, तो फिर लोग जो है वो डिसअपॉइंट होते हैं, डिसइल्यूजन होते हैं और वो दूसरी तरफ देखते हैं। लेकिन मैनिफेस्टो भी बहुत जरूरी होता है
और पार्टी का देखा जाएगा कि किसका पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो सबसे बेहतर है, मोर अट्रैक्टिव है। और कंजर्वेटिव पार्टी का फेलियर ये है कि इन्होंने पिछले 15 साल में अपनी मैनिफेस्टो की जितनी प्लेजेस थी उनमें से 50% भी जो है उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इस वक्त जो है अखबारात, मीडिया यहाँ उसको एक्सपोज कर रहा है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल लेबर पार्टी का होगा, लेकिन ये याद रखा जाए कि अगर लिबरल डेमोक्रेट और ग्रीन पार्टी और दीगर पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो अच्छा दिया तो फिर लेबर पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो एक ही पार्टी हुकूमत बना सके और हो सकता है उनको कोलिशन की तरफ जाना पड़े। तो मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल ठीक है। ये ज़रा ब्रेक के बाद कैसे साहब से जानते हैं कि अपना जो आपका मंशूर है क्या 60% शिकें ऐसी हैं जिन पे अमल दरामद नहीं किया गया। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसर चौधरी साहब, कितना अमल दरामद आपने किया है? लाशारी साहब ने तो एक चार्जशीट दी है कि तकरीबन 60% शिकें ऐसी हैं, वादे ऐसे हैं, ऐलान ऐसे हैं कि जिन पे अमल दरामद ही नहीं कर सके आप पिछले 12-15 सालों में। जी देखें, बिल्कुल एक तो यह है कि हालात भी कुछ इस तरह से हो गए थे और बहुत सी चीज़ें जो है जो प्लेज की थी वो नहीं हो सकी। अगेन फिर मैं यही कहूँगा, ग्लोबल इशू जो थे, कोविड था, ब्रेक्सिट है, फिर इराक वार उससे पहले थी, उसके इम्पैक्ट काफ़ी देर तक रहे, फिर अभी यूक्रेन होगी। तो उस तरह से जो प्लेजेस हैं, मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी जो है वो उस तरह से आने वाली भी हो सकता है, कल वो लेबर आ जाए या कोई और आ जाए तो वो भी उस तरह से वो पूरे नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल में एक ग्लोबल इस टाइम जो चैलेंज है वो सबके लिए है, चाहे वो यहाँ पे है या यूरोप में है या पाकिस्तान में किसी जगह भी है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स फेलियर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ वो टाइम की वजह से, कुछ हालात की वजह से जो है वो डिलीवर नहीं हो सके। थोड़ा सा मैं ओवरसीज के लिए भी कहता चलूँ कि वो एक्सचेंज रेट की वजह से जो उनको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे आए, यहाँ पे भी देखें इन्फ्लेशन है, जॉब्स कम है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट की जाए और लिविंग कॉस्ट जो है उसको कम किया जाए और जो वेजेस है उनको बढ़ाया जाए। तो वो उसमें अभी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन हमारा पूरा प्लान है, हम एक्सेप्ट द चैलेंज कि हमने इसको ठीक करना है। और ये जो साल है वो इस ऑफ कोर्स इसमें कोई नहीं है, ये पॉलिटिकल होता है, लेकिन इट्स ट्रू, ये एक हकीकत है कि हमारा यही प्लान है कि इस साल में हमने बहुत कुछ डिलीवर करना है। तो अगर नहीं करेंगे तो वो वैसे भी आपको पता है कि जैसे इतना टाइम गुजर जाए, आफ्टर 12-15 ईयर लोग एक चेंज चाहते हैं, लेकिन वही तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, फिर जाने के बाद वो यही होता है कि भाई वो जो चले गए वही अच्छे थे, आने वाले जो है वो उनके पास कोई मैजिक स्टिक तो है नहीं कि वो एकदम से उसको ठीक कर देंगे। उनके लिए भी मुश्किल, बल्कि उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो इतने अरसे के बाद कोई भी पार्टी आएगी तो वो उसको मुश्किल होगी रन करने में। चैलेंज है बिल्कुल, हम भी समझते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और हम पूरे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और हमारा प्लान है कि इस साल में हमने मैक्सिमम डिलीवर करना है। सही है। अच्छा हाजी मुनीर साहब, हमारे पास ये नुमाइंदगी कंजर्वेटिव से भी है, लेबर से भी है, लिब डेम से भी है। आप क्या समझते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पे तो हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो दीगर सियासी जमातें हैं उनमें से किसी के पास कोई मुआशी प्लान है इन क्राइसिस से निकलने के लिए? अभी तक जहाँ तक मेरा ख्याल है जी कि अभी तक किसी ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो इस तरह शो नहीं किया कि उसमें वो ये जो इस वक्त हम जिस सिचुएशन में जा रहे हैं इससे हमें वो किस तरह निकालेंगे, उनके पास क्या प्लान है, उन्होंने पैसे कहाँ से लाने हैं। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग थी, इस गाड़ियों की सैम्पलिंग थी, बहुत से प्लांट थे वो मतलब है कि अभी मतलब है कि वो बंद पड़े हैं, कुछ इंडिया में चले गए हैं। मकसद है कि ये यहाँ पर जो है ना मेन चीज़ ये होती है किसी मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और उसकी जो ग्रोथ है वो उस पे डिपेंड करती है कि वो क्या मतलब एग्रीकल्चर उनका क्या है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग उनकी क्या है। वो तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं है। वो चूंकि हम जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन जो था ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग की जो थी ये मतलब टॉप क्वालिटी होती थी, टॉप लोग यहाँ पर वो काम करते थे, इंजीनियरिंग थी। अभी वो सारी फैक्ट्रियों को तोड़कर यहाँ पर अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं और वो अपार्टमेंट जो है वो रेंट करने के लिए हैं। जो इन्वेस्टर जो है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है।
अब कोई मुझे तो ऐसा सोल्यूशन इनके पास नजर नहीं आता, क्योंकि इनको चाहिए कि वो कोई सोल्यूशन दें, हमें बताएं कि लेबर पार्टी हो, कंसर्वेटिव हो, लिबरल डेमोक्रेट हो, क्योंकि मतलब है कि हम इनको यही सोचते हैं कि ये ऐसा मैनिफेस्टो दें कि जिससे ये बता सकें कि वो हमारी ये मुश्किलात को किस तरह आसान करेंगे। और चूंकि लिबरल डेमोक्रेट पार्टी जो थी वो चूंकि ब्रेक्जिट के खिलाफ थी कि वहाँ पर हमें यूरोपियन यूनियन से नहीं निकलना चाहिए, ये उनका माटो बहुत अच्छा था। मतलब है उस बेस पे उनका ये थोड़ा सा मतलब है कि वो कहते थे कि हमें नुकसान होगा, तो उस पे उस वक्त अमल नहीं किया गया। 52% लोगों ने मतलब है कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। बोरिस जॉनसन और ये जो लोग कंपेन करते थे उस वक्त उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये लोग यूरोपियन लोग आपके हकूक छीन रहे हैं, आपके हक खा रहे हैं, आपके जाबे ले रहे हैं। तो आज हमें ये मसाइल जो हैं वो पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं रही हैं, और मतलब है कि असेंबलिंग नहीं रही है। और अभी हमें जो है ना वो लोगों को कहाँ पर खपाना है, वो जाबे कहाँ पर, क्यों बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब है कि उनको अभी ये जो टीचर्स का मसला है, या मतलब है ये जितने लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, ये इसी वजह से स्ट्राइक कर रहे हैं कि जो मिनिमम वेज है वो इंतहाई कम है, और इससे जो है वो अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल है। अभी एक शॉप पे आप चले जाएं, वहां से अगर आप बर्गर और चिप्स लें तो उसके 10 पाउंड लग जाते हैं। मतलब है कि वही चीजें, क्योंकि महंगाई ने इसके ऊपर इतना वजन डाल दिया है कि ये लोग परेशान हैं। सही है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा हम सजेशंस पे आएंगे और लिब डेम और लेबर पार्टी के रहनुमा हम उनसे जानेंगे कि उनके पास प्लान क्या है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लॉर्ड कुर्बान साहब, क्रिटिसिज्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात के पास क्या प्लान है? कोई आपने अवाम को बताया या आपने अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लिया? प्लान है क्या आपके पास? देखिए, मैनिफेस्टो तो इलेक्शन के करीब जाकर के सब पार्टियां करेंगी, ये बात है। वो एक वक्त होता है जब हर पार्टी मैनिफेस्टो पेश करती है और पब्लिक से वोट मांगती है, तो यकीनी बात है कि वो तो चंद माह बाद ही आने वाला है मैनिफेस्टो। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें पता है कि बिलफर्ज डॉक्टर्स की यहाँ कमी है, तो डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए जितने ट्रेनिंग पे यहाँ डॉक्टर जाते हैं, अगर हर ट्रेनिंग डॉक्टर पे ये यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि वो ट्रेनिंग के बाद जब वो डॉक्टर बनेंगे तो कम अज़ कम 5 साल जो है वो NHS के साथ वो गुजारेंगे, तो इससे ये होगा कि स्टेबिलिटी एक आएगी और हमारे डॉक्टरों की जो है वो यानी जो इस वक्त कमी है उसको हम किसी हद तक पूरी करने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद ये है कि ये जो एनर्जी कंपनीज हैं, जैसा कि पहले भी मुश्ताक लाहिरी साहब ने शायद कहा था, इन पे कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है कि इनके प्रॉफिट इतने बढ़ते जा रहे हैं और कीमतें ये बढ़ा रहे हैं, ये शुत्र बेमुहार हो गई हैं ये कंपनियां, इन पर कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है कि वो असर जो है वो एक आम आदमी पर पड़ रहा है। और जबकि कंपनियां जो हैं वो अपने मुनाफे जो हैं वो उनके हर साल दूसरे साल से ज़्यादा मुनाफा वो कमा रही हैं, तो ये यानी इसको कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ही मैं समझता हूँ कि जितना यानी रिलीफ है लोगों को, आम आदमी जो है उसको रिलीफ की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है उसको भी कंट्रोल करना, अब मुझे नहीं पता कि क्योंकि मैं एक इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन यह है कि इंटरेस्ट रेट भी एक बहुत ही यानी वो ज़्यादा बढ़ रहा है। जो लोग किराएदार थे उनके किरायों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो मालिकान हैं अगर उन्होंने मार्केट पे प्रॉपर्टी दी हुई हैं, जैसे हाजी मुनीर साहब कह रहे थे कि वो उन्होंने आखिरकार वो मंथली तो पूरी करनी है, तो किराए जो है आपको पता है 25 to 30% जो है वो किराए वो अभी बढ़ रहे हैं। बड़ी तादाद में किराया अगर बढ़ रहा है तो किराएदार कौन होते हैं? अमूमन जो प्रॉपर्टीज खरीद नहीं सकते हैं, अमूमन वो या तो स्टूडेंट होते हैं या वो यानी बेसिक मिनिमम वेज पर काम करने वाले लोग होते हैं जिनको मॉर्गेज नहीं मिलती, वो किराए पर रहते हैं।
तो बहरहाल ये यानी बहुत ही बड़ा एक अज़दहा बन चुका है जो इंटरेस्ट रेट है, इसको भी कंट्रोल करना जो है ये मुआशरे के लिए और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को इस तरह के जो हैं वो रिलीफ की ज़रूरत है, एनर्जी के बिलों में, मॉर्गेज के अपने ज़ुमरे में, अपने रेंट के ज़ुमरे में, और तब जा कर के लोगों को थोड़ा रिलीफ जो है वो मिल सकता है। ये चंद जो हैं आम फेम जो सुनने वाली बातें हैं, वरना मैनिफेस्टो तो हमारी पार्टी ने देना है। और इंशाल्लाह आपको पता है कि अगरचे वे वेरी स्मॉल पार्टी है, लेकिन यह है कि मैनिफेस्टो हमें हमारे जो माहिरीन हैं वो बड़ी मेहनत से हमेशा मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, और हमारे मैनिफेस्टो जो है वो इकोनॉमिकली हमेशा यानी उनको बेहतर गिना जाता रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हमारी पार्टी जब मैनिफेस्टो तैयार करेगी तो आम आदमी के लिए एक मैनिफेस्टो होगा जिससे आम आदमी फ़ायदा उठा सकेगा। और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है, ये सरमादारों की पार्टी है, इसने जितने भी इसके जो फैसले होते हैं अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है वो सरमादारों को होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत ये है कि सरमादारों ने तो अपना 15 साल लगा लिए ना, 16 साल, अब यह है कि ये जो आम आदमी है उसकी बेहतरी के लिए जो इक़दाम जो है वो उठाए जाने बहुत ज़रूरी है। हमारा NHS जो है वो दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सर्विस में था, लेकिन अब तो वो यानी इसका भी कोई हाल नहीं रहा है। लिस्टें इतनी लंबी हो गई हैं और बहुत सारे जो स्टैंडर्ड हैं हमारे हैं वो लो हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इन NHS जैसी चीज़ों में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो ताकि लोगों को जो है बुनियादी सहूलतें जो हैं वो तो मिल सकें। जी ठीक। लाशारी साहब, लेबर्स मुतबादिल मनसूबाबंदी क्या कर रही है? देखिए जी, पूरी यूरोप में आप जहाँ पे भी देखें कि जहाँ पे सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं, वो स्वीडन हो, वो फिनलैंड हो, वो फ्रांस हो, वो जर्मनी हो, जहाँ पे हाउस ओनरशिप जो है वो कम है और रेंट ज्यादा लोग देते हैं, तो वहाँ पे जो इकोनॉमी की रोटेशन होती है वो तेज होती है। लेबर पार्टी की ये पॉलिसी है कि आप इन्वेस्ट करें लोगों में, आम आदमियों में, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको बेहतर तनख्वाहें दें, तो वो पैसे लेके उन्होंने कहीं नहीं जाना, वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और जब आपकी इकोनॉमी के अंदर वो पैसा आता है तो आपकी रोटेशन बढ़ती है, लोगों के टैक्स बढ़ते हैं, आपकी गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ती है और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होते हैं और उससे आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है। आप नेशनल हेल्थ में इन्वेस्ट करें, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, आप रेलवे स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, आप रोड स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है, और इन्वेस्टमेंट आप जब ज्यादा से ज्यादा करेंगे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और जबकि इंटरेस्ट रेट बहुत लो था, कंजर्वेटिव पार्टी के पूरे टेन्योर 15 साल में आपका इंटरेस्ट रेट जो था वो 1% से कम था, अब इन्होंने बढ़ाया 5% किया है। उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आम आदमी पे, क्योंकि उसकी मॉर्गेज बढ़ गई है, उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई है, तो इन्वेस्ट कहाँ से करेगा? वो तो उसमें खाना कम करना है, उसने हॉलीडे पे नहीं जाना, उसने कहीं, तो जब आपकी इकोनॉमी के अंदर से पैसा विथड्रॉ होता है तो आपके टैक्स की इनकम, जो स्टेट की इनकम होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है, वो कम होती है। तो लेबर पार्टी की पहली पॉलिसी तो यह है कि स्टेट को एक्सपेंड करें, स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और उसका नतीजा ये होता है कि आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, आपकी जब इकोनॉमी बढ़ती है तो स्टेट की इनकम बढ़ती है। तो आइए हम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ये 3 लफ्ज मुझे उम्मीद है कि कीयर स्टारमर कहेगा, जैसे टोनी ब्लेयर ने एजुकेशन 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 कहा था, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को आप रिड्यूस करते हैं, जिस मुल्क के अंदर आप लोगों की तनख्वाहों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जो प्रॉफिटियरिंग होती है, जो अमीर आदमी है वो प्रॉफिट ज्यादा कमाता है, वहाँ पे हमेशा रिसेशन आते हैं, और उन रिसेशन का बेनिफिट जो है वो अमीर आदमी उठाता है, और उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट जो है वो गरीब आदमी। जी, तो ये है लेबर पार्टी की बात। कैसर चौधरी साहब, आपके शोकेस में क्या है आवाम के पास जाने के लिए? लेकिन जी, हमारे जो 4 की प्रिंसिपल जो 4 हमारी मैनिफेस्टो में है, जो कि रिसेंटली हमने प्राइम मिनिस्टर ने प्लेजेस भी की हैं। एक तो यह है कि एजुकेशन का है, उसको हम बेहतर कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वालिटी हाउसिंग है, मैं खुद हाउसिंग सेलेक्ट कमेटी पे हूँ, तो अभी हम अपने एरिया में, अपनी काउंटी में 50,000 हाउसेज जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो क्वालिटी हाउसिंग जो है वो मिल सके, रहने के लिए अच्छी जगह मिल सके, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान है। उसके अलावा NHS, हम जो सोशल केयर है उस पर हम बहुत तवज्जो दे रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं,
और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है वो सेहत की जो सहूलियात है वो मुहैया की जाए। ठीक है, लोग मौन करते हैं, कंप्लेन करते हैं। मैं अभी रिसेंटली यूरोप से हो गया हूँ, मेरी को फैमिली में ट्रेजिडी हो गई थी, तो मैं यूरोप में यहाँ पे हूँ और मैं देख हूँ कि हमारा जो निज़ाम है सेहत का उनसे फार बेटर है जी। एक तो ये था कि हमने जो वैक्सीन थी कवर की वो सबसे पहले डिलीवर की, उसके बाद भी अगर आप देखें जिस तरह से अभी हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, मैं अपने इस एरिया में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 3-4 माह तक वेंट पे रहे और वो रिकवरी करके घर वापस आए जी। अभी माशाल्लाह वो दे आर बैक टू नॉर्मल। सो ये इसका क्रेडिट NHS को ही जाता है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए खामियां हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से जिसकी मतलब वेटिंग लिस्ट जो है वो बढ़ गई है, उसके लिए हमने जो अभी वीज़ा ओपन कर दिया है, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको सहूलियात दे रहे हैं कि वो यहाँ आएँ, यहाँ पे काम करें ताकि हमारी जो ये भी प्रॉब्लम है दूर हो सके। दूसरा मेरे भाई हाजी साहब ने जो फरमाया पहले कि वो इन्वेस्टमेंट का, आप देखें रशिया चाइना गल्फ से इतनी इन्वेस्टमेंट हुई प्रॉपर्टी में, यहाँ पे यानी कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। उन्होंने बहुत से लोगों ने यहाँ पे जायदादें खरीदी रशिया से, चाइना से और फिर गल्फ से भी बहुत से लोग यहाँ पे आए। तो वो उसका मेन मकसद ये था, उनको इजी किया गया कि ताकि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। वो कॉस्ट की वजह से है, कंपनियां जो हैं वो चाइना में अपनी इंडस्ट्री लगा रही हैं, बांग्लादेश में या कहीं और ऐसी जगहों पे जहाँ पे लेबर कम है। तो बिल्कुल हमारी ये प्रायोरिटी है। चौधरी साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, हम दुआ गो हैं जी इससे निकले बरतानिया और बरतानिया के अवाम जो हैं उन्हें कुछ सुख का सांस मिले। बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी साहब, हाजी मुनीर साहब, लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब और मुश्ताक लाशारी साहब। आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।